ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी और आज हमारे मेहमान हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, जिनसे हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी समर के बारे में। राजनाथ जी, उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों की घोषणा भी हो गई है और अब आपको चुनावी मैदान में तो आप पहले से ही घूम रहे हैं, लेकिन ये महसूस किया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के मामले में, अपने कैंडिडेट अनाउंस करने के मामले में बीजेपी सबसे पीछे है। क्या वजह है? देखिए, इसके पहले जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे विधानसभा हुए हों अथवा लोकसभा, आपने देखा होगा कि जब चुनाव बहुत नज़दीक आता है तब सारी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती रही हैं इसके पहले। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी ने इसमें इनिशिएटिव लिया, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने लगभग 150 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और शेष प्रत्याशियों की घोषणा भी 4-6 दिन के अंदर हो जाएगी। क्या रणनीति है इस चुनाव में? ये माना जा रहा है कि आपकी लड़ाई कांग्रेस से है कि कौन नंबर 3 के जगह पर जाएगा। नंबर 1 और 2 की लड़ाई तय हो चुकी है। यह तो चुनाव परिणाम ही बतलाएगा कि क्या होगा। आपको क्यों लग रहा है कि आपको वोटर चाहेगा? वैसे देश दुनिया की जो सर्वेक्षण एजेंसियां हैं, जब भारत में काम करने वाली सारी राजनीतिक पार्टियों के कामकाज की समीक्षा करती हैं, तो समीक्षा करने के बाद सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि बेहतर हुकूमत चलाने का काम इस हिंदुस्तान में यदि किसी ने किया है तो या तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है या एनडीए ने किया है, यह सहज रूप से लोग स्वीकार करते हैं। जैसे 6 वर्षों तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार इस देश में चली है। आपने देखा कि भ्रष्टाचार, घोटाले, कोई मामले उस समय चर्चा में नहीं आने पाए, कहीं पर कोई मामला कोई उजागर नहीं कर पाया। तहलका तो उसी समय हुआ। तहलका तो बस केवल एक मामला लोगों ने वैसे ही खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी क्या हुआ है? तब से बहुत पानी गंगा जमुना में बह चुका है। घटना पानी बह गया, अभी तो केवल 7 साल हुए। निशंक को हटाया है भ्रष्टाचार के आरोपों में। नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप में हम लोगों ने नहीं हटाया है। ये तो हमारी एक स्ट्रेटजी का पार्ट था और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने राज्य की एक रणनीति बनाती है। उस रणनीति के तहत ही कि किसको हमको लीडर बनाना, किसको क्या करना, किसको किस मोहरे पर रखना। जैसे शतरंज के मोहरे होते हैं, वैसे हजारे कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार के मामले में एक ग्रेजुएट है, एक पीएचडी है। आपके और कांग्रेस के बारे में नहीं, अन्ना हजारे तो पब्लिक की जो धारणा है आपकी पार्टी के बारे में भी बहुत अच्छी नहीं है। नहीं, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और उनके इस स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। सारे के सारे लोग राजनीतिक पार्टियों में करप्ट नहीं होते हैं, यह बात उनकी समझ में भी आनी चाहिए। ईमानदारी का ठेका कोई एक व्यक्ति नहीं लिया है। हम उनके आंदोलन का औचित्य को स्वीकार करते हैं, उसको महत्व देते हैं और मैं यह मानता हूं कि यह भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर सारा देश चिंतित था, उन्होंने चलाया। लेकिन यह कोई जनरलाइज कर देगा कि सारे के सारे लोग भ्रष्ट हैं? नहीं, लेकिन पार्टी की इमेज के बारे में जब कांग्रेस के बारे में वो कहते हैं तब तो आप इस तरह से नहीं कहते हैं। नहीं, आपकी पार्टी में कह दिया तो आप नाराज हैं। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस ने केवल, आपने देखा होगा इसी जो दूसरा टर्म ये प्रारंभ हुआ है कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट का, और उसके पहले भी अथवा इसके पहले भी जब भी कांग्रेस रही है, जीप घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, चीनी घोटाला, कितने सारे घोटाले हुए, जो भी हुए हैं कांग्रेस के रिजिम में हुए। तो कांग्रेस के बारे में भी तमाम जगह घोटालों की चर्चा हो रही है। लेकिन हमसे ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, लेकिन हमसे कोई बिहार ले लीजिए, हर जगह घोटालों की चर्चा है। आप कांग्रेस पार्टी चूंकि उसी सरकार है, उसके बारे में ये स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार वह करते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन कोई व्यक्ति इस देश में नहीं कह सकता, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई पॉलिटिकल, सारे के सारे ही भ्रष्टाचारी हैं, यह कोई दावा नहीं कर सकता। नहीं, ये तो कोई कह भी नहीं रहा। नहीं, आपने कहा ना, उन्होंने कहा कि वो ग्रेजुएट है और नहीं, पार्टी के बारे में कहा कि कांग्रेस और आपकी पार्टी में एक ग्रेजुएट है, एक पीएचडी है। नहीं, बिल्कुल बस इतना ही फर्क है। सभी पार्टियों में कुछ ना कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की भी जमात है, इसलिए जनरलाइज नहीं करना चाहिए इसको। अभी जो आरक्षण का मसला उठा है, 4.5% आरक्षण की घोषणा केंद्र सरकार ने की है, इससे आपको लग रहा है कि कांग्रेस को फायदा होगा? कांग्रेस का जहां तक सवाल है, बराबर ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही करती है। लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए। ठीक है, सरकार भी
राजनीतिक पार्टियां हैं तो बनाएंगी, लेकिन सरकार बनने के बाद भी हम समाज का में कैसे अधिक से अधिक सुधार ला सकते हैं, कैसे पार्टी भी विकास तो कर हिंदू सकते वोट हैं बैंक का ख्याल रखती प्रदेश है। का और देश का। किसी ने कोई अपना वोट बैंक बना रखा, किसी नहीं बनाता है, लेकिन केवल सरकार चाहे जैसे भी हो सरकार हमारी बन जाए और हमारी सरकार चलती रहे। मैं समझता हूँ स्वस्थ राजनीति में यह अपेक्षा नहीं की जाती है। लेकिन इस कदम से आपको भी तो फायदा हो सकता है। किस कदम से? आरक्षण के समाज को से अगर पोलराइजेशन हुआ तो जो हिंदू वोटों का पोलराइजेशन है वो आपकी तरफ भी तो हो सकता है। देखिए, समाज को तोड़ने के लिए जो भी कोई कदम उठाया जाएगा, हम उस कदम को अथवा उस फैसले को लाभ और हानि के तराजू पर कभी नहीं तोलते हैं। नहीं, मैं क्योंकि हम लेकिन वो हमें वो तो होगा ना, लेकिन उसका असर तो पड़ेगा नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, भारत का संविधान आपको इजाजत नहीं देता है कि मजहब के आधार पर अथवा धर्म के आधार पर आप कोई रिजर्वेशन करो। तो आप क्यों करने की आप कोशिश कर रहे हो? क्यों समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? पहले से ही हो चुका है। कहां? केरल में, जहां भी हुआ हो, मैं आंध्र प्रदेश में धर्म और मजहब के आधार पर भी कहीं आरक्षण हुआ है तो मैं उसे उचित नहीं मानता हूं। क्या राजनाथ सिंह जी, अगर पार्टी आपकी उत्तर प्रदेश में जीतती है तो आप मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, तो मैं तो पहले भी कह चुका हूं, एक बार जो मैं बोल देता हूं उससे मैंने अपने राजनीतिक दिलचस्पी नहीं है आपकी उत्तर प्रदेश में? नहीं, अब उत्तर प्रदेश हमारा गृह राज्य है। उत्तर प्रदेश यदि हमारा कभी संकट की स्थिति में होगा तो मैं निश्चित रूप से वहाँ उस संकट का मुकाबला करने के लिए मैं जाऊँगा। लेकिन जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है, अब तो मैं केंद्रीय राजनीति में हूँ, इसलिए केंद्रीय राजनीति में जितना अपना योगदान कर सकता हूँ योगदान करने की कोशिश करूँगा। तो फिर उत्तर प्रदेश में किसे आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं? सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कभी होगी तो इसका फैसला करेगी। राजनाथ सिंह जी की अब दिलचस्पी? नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर पार्टी की जरूरत हो तो एक समर्पित सिपाही की तरह आप कोई भी काम? नहीं, जरूरत क्या, मैं पार्टी में हूँ तो पार्टी के लिए तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, चाहे वो मणिपुर हो, मेघालय हो, सभी जगह जाता हूँ, सभी जगह पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजनाथ जी, आपका धन्यवाद इस बातचीत के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस पूरे खेल में आपने मुश्किल से 2 मोहरे चले हैं। इसका मतलब है कि आपने अपनी सारी चालें छिपा कर रखी हुई। नहीं, मैं शतरंज का खिलाड़ी हूं ही नहीं, मैं बहुत सीधी सपाट राजनीति करने वाला हूं जी। हाँ, इसीलिए कम चला। राजनीति भी खेल है। अब यह है कि कुछ मोहरे चलकर दिखा देते हैं और कुछ छिपा कर रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। कुछ लोग बड़े माहिर खिलाड़ी होते हैं, उन माहिर खिलाड़ियों में मैं नहीं हूँ। मैं बहुत ही सीधी और सपाट राजनीति करने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, जिनसे हम बात कर रहे थे लोकपाल और उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में उनकी पार्टी की रणनीति के बारे में। आज शतरंज के खिलाड़ी में इतना ही। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।